अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके साथ एक अलग से वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, स्लश मशीन आपको नज़र आ रही है। तो गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आजकल रुझान है इन मशीनों का, तो इसमें भी प्रॉब्लम मुख्तलिफ आ जाती है। तो इसमें दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक स्लश मशीन के हम 5 से 6 काम इसमें टॉपिक को शेयर करेंगे। तो अगर आप इसको लास्ट अगर ज़रूर देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात हो जाएगी। चेक करने का तरीकाकार भी आप इसमें शेयर करेंगे कि मुख्तलिफ पॉइंट को किस तरीके के साथ शेयर करना। तो जैसा कि ये आप मशीन देख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों हमने कंप्रेसर को डालना है, गैस चार्ज करेंगे और इसमें फ्लशिंग करेंगे सबसे पहले नंबर पे, और आपके साथ वजह भी शेयर करेंगे किस वजह से इसकी ये चीज़ ख़राब हुई है, कंप्रेसर क्यों ख़राब हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कंप्रेसर हमने रख दिया। दूसरा कंप्रेसर इसमें से निकाला हुआ था, ये हमारे पास बगैर कंप्रेसर के आई है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमने कंप्रेसर को ऐड किया और उसके बाद आपके साथ इसकी वजह शेयर करेंगे किस वजह के साथ ये ख़राब हुआ था। तो सबसे पहले हमने, जैसे कंप्रेसर ख़राब होता है तो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से आगे जो कंडेंसर है, जो वेपोरेटर, उसमें भी आयल कचरा चले जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइनों को जो लैदा किया उसमें साथ अडाप्टर को अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों जो कंडेंसर का पॉइंट हम यहाँ से मिला लेंगे। पहले सबसे पहले ज़्यादातर इनके में कंप्रेसर जो ना यूज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्रेसर का प्रेशर वगैरह आप अच्छे तरीके से चेक कर लें। तो इसका जो ना प्रेशर थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये स्लश मशीन में चल जाएगा, कोन मशीन में नहीं चलेगा, क्योंकि कोन मशीन में जो ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पावरफुल कंप्रेसर चाहिए होता है, तो इसमें ये चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमने, जैसा कि आपने देखा कि कंडेंसर को फ्लश कराएंगे, उसके लिए हमने अडाप्टर वगैरह लगा लिए। थोड़ा सा हम इसी कंप्रेसर के साथ चला के तो उसको चेक कर लेंगे। ये CTC है जो कि इसमें जो ना यूज़ की जाती है एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, जो ना कंडेंसर या वेपोरेटर को वॉश करने के लिए, फ्लशिंग करने के लिए तो यूज़ की जाती है। इसके साथ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक अडाप्टर अटैच कर दिया। इसके लिए आप कोई भी जो है ना नाइट्रोजन गैस सबसे बेस्ट होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना, आप अगर हवा में नमी ज़्यादा नहीं है तो वो कंप्रेसर के साथ भी आप उसको फ्लश करवा सकते हैं। उसके बाद आप R/22 जो है ना, वो उसके साथ फ्लश करवा दें बाद में। तो जैसा कि ये देख रहे, फ़िल्टर तक हमने उसको सारे को वॉश कराएंगे, ताकि जितना भी कचरा है, आयल है, वो कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आयल बहुत ज़्यादा पंप होके आगे कंडेंसर में और वेपोरेटर में गया। तो इसको हम बारी बारी जो है ना अच्छे तरीके साथ इसको जो ना नीट करेंगे। अगर नीट नहीं करेंगे ख़ास तौर पे कंडेंसर पे, तो वो सारा जो ना सही तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उसमें कंप्रेसर भी ख़राब होने के चांसेस है, और जो सारा आयल है वो जाके फ़िल्टर को बिल्कुल बंद कर देगा। इसलिए फ्लशिंग कंडेंसर की ख़ास तौर पे होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे फ्रिज हो, AC हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आपने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से फ्लश करवाना है। तो दोस्तों इसमें मेन वजह ये बनी थी, जो एक्सपेंशन वाल्व है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से कंप्रेसर चलता रहा और कंप्रेसर जो ना जल गया था। तो वो कंप्रेसर जो इसका पहला था वो इसी वजह से जला था। तो सबसे पहले तो वाल को हम चेक करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 से 3 वीडियो वाल की लगाई, वाल को चेक किस तरीके से किया जाता है और उसको रिप्लेस किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में हमने कुछ हिस्सा ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इसको उतारेंगे, यहाँ से मैं कंफर्म हो जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। जैसा कि ये गैस बिल्कुल नहीं पास कर पा रहा था, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करके तो यहाँ पे इसको पहुँचे हैं। तो अगर आपने वाल को चेक करने की वीडियो नहीं देखी, वो आप चैनल पे जाके चेक कर देख सकते हैं। तो इसमें तो वाज़ह तौर पे वजह नज़र आ रही थी। ये जो आप बेलो वायर देख रहे हैं, ये थोड़ी सी नीचे बेलो के पास से जाके ना ब्रेक है। तो बाज़ का तो वाल जो ख़राब होते हैं उसमें बेलो के ब्रेक नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसमें से गैस जो ना वो निकल जाती है, जिसकी वजह से जो ना डायाफ्राम काम नहीं करती और ये वाल जो ना ख़राब हो जाता है, गैस को पास नहीं कर पाता या बीच में कभी करता रोकता है, उसकी वजह से भी कंप्रेसर ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल वाज़ह तौर पे जो ऊपर देखेंगे तो काट एक बना हुआ है, जिसके जहाँ से बेलों की वायर क्रैक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा हलाएँगे तो बिल्कुल ये लैदा हो जाएगी। तो मेन वजह इसकी ये थी, जिसने इसके कंप्रेसर को और पूरे
सिस्टम को ख़राब किया और सारे सिस्टम में ऑयल भी इसी वजह से गया है कि पहले शायद हो सकता है कि ये सही तरीके से काम ना करता हो, तो उसकी वजह से ऑयल आगे पंप होके या रिटर्न होके बैक मार मार के वो ऑयल यहाँ तक पहुँच गया। तो इसको जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अडाप्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से गैस पास होती है कि नहीं होती। जैसा कि हमने ये अडाप्टर लगाया, इससे भी चेक हो जाता है। तो इसमें ओरिफिस होती है, ओरिफिस का आपको नंबर भी दिखाएंगे और कौन मशीन में और स्लैश मशीन में फ़र्क कितना होता है। तो इसमें जो ना ओरिफिस का नंबर होता है 0.2 होता है और कौन मशीन में जो होता है उसका 0.3 होता है। वो भी हमने एक वीडियो में डाले हुए हैं, तो ये आप नंबर जूम करके देख सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये वाला जो पॉइंट होता है इसकी गैस को एडजस्टमेंट करने के हिसाब से होता है। तो जैसा कि ये 1.25 टन से लेके तो 4 टन तक ये वाल यूज़ हो सकता है। तो इसको हम हटा देंगे। ये जो वाल हमने लगाना है ओरिफिस वही हमारी ठीक है, वही हम लगा लेंगे। तो ये वाल आप 404 का है, क्योंकि ये माइनस में ऑपरेट होना है, तो इसमें भी माइनस पे ऑप्शन है, तो इसी को हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के बाद जो है ना बाकी का प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो यहाँ पे हमने दूसरा वाल को लगा दिया है और इसी तरह इसको हम आगे से अडाप्टर लगा के भी चेक कर लेंगे, ताकि यहाँ से जितना भी आयल है वो सारा फ्लश होके जो ना बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे हम अडाप्टर लगाएंगे और इस वाल के ज़रिए से ही प्रेशर को सर्कुलेट करवाएंगे। दोनों तरफ से आप करवा सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप जहाँ पे सक्शन कंप्रेसर लगाती है वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो हमने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसको जो ना प्रेशर दे के तो सारे पॉइंट एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ताकि उसके बाद हम वैक्यूम और गैस का काम कर सकें। तो दोस्तों आपके पास अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसके साथ भी प्रेशर दे सकते हैं। 410 है या 22 है, तो वो भी थोड़ी सी डाल के 15 से 20 पॉइंट तक PSI डाल के सारे कनेक्शन पॉइंट सारे चेक कर लें। इसी तरह जैसा कि आप इस वीडियो में दे रहे हैं, फ़िल्टर हमने लगाया वहाँ पे पॉइंट चेक कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी फ्लेयर नट हैं, वाल है और जो टांके हमने लगाए हैं ब्रीजिंग की है, वो भी हम इसको स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेंगे। अगर तसल्ली थोड़ा सा टाइम खर्च होगा तो इसको आप लाजमी तौर पे चेक कर लें, ताकि बड़े नुकसान से या बड़ा पैसे ज़ाया होने से आप की बचत हो जाए। तो इसको थोड़ा सा वक्त देंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है कि वैक्यूम आपने अच्छे तरीके से करना। अगर बड़ा वैक्यूम है तो वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ी देर वैक्यूम कर लेंगे छोटे कंप्रेसर के, उसके बाद हम हमारे पास एक बड़ा कंप्रेसर उसके साथ हम इसको वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम जितना अच्छा होगा, फ्रिज है, AC है, कोई भी यूनिट है, एयर कंडीशनिंग है जिसमें गैस आपने चार्ज करनी, तो उसको वैक्यूम अच्छे तरीके से होना लाजमी चाहिए। जितने भी अंदर फ्यूम है, जो प्रेशर आप देते रहे वो सारे उसमें से क्लीन हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जैसा कि आप इसमें दे रहे हैं वक्फे से हम इसको चेक करते रहेंगे। वैक्यूम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज करते रहेंगे। आपको एक वीडियो इसमें से हट के लगेगी। इसमें हम सबसे पहले क्योंकि R22 इसमें डालें तो इसमें थोड़ी सी हम गैस कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्रेसर का प्रेशर ज़रा कम है, यानी कि 400 के करीब इसका प्रेशर था। और ज़्यादातर जो ना कौन मशीन में 450 से प्लस होते हैं कंप्रेसर, फिर ही सही काम कर पाते हैं। तो इसमें क्योंकि बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमानी होती है, हल्की सी बर्फ़ होती है स्लश मशीन में, तो वो काम कर जाएगा। तो हम अब इसके कंप्रेसर के कनेक्शन वगैरह लगाते हैं। जैसे तो 200 वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। जैसा कि आप इस सिलेंडर देख रहे हैं R22 का, लेकिन इसमें गैस 134 है, R134 है। तो इसकी बेसिकली वजह जो डालने की ये है कि ये जो पंप इसका थोड़ा सा वीक है, तो हम इसमें थोड़ी सी गैस को 200 ग्राम के करीब जो है ना इसमें R34 डाल देंगे। R134 फीड करने के बाद हम इसमें R22 डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, इससे भी कंप्रेसर पे लोड कम हो जाता है R34 डालने से। तो पहले ये होता था कि R12 होती थी, वो फीड हो जाती थी R22 के साथ। तो अब
वो R12 तो नहीं है, लेकिन R34 आप इसमें फीड कर सकते हैं। तो इसमें हल्का हल्का हम गैस को चार्ज कर रहे हैं। फुल प्रेशर जो रिटर्न आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही इसका कंप्लीट होगा। और टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपने गैस के प्रेशर को मेंटेन करना होता है, और लोड के हिसाब से जैसा जो लोड होगा उसी के हिसाब से आपने उसको मैनेज करना होता है। 5 से 4 PSI का डिफरेंट रहता है मौसम में या लोड के हिसाब से, तो वो भी आपने ज़हन नशीन रखना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसके तकरीबन 1 kg के करीब गैस डल जाती है, 700 ग्राम 750 ग्राम और 1 kg तक भी इन यूनिटों में गैस डलती है। क्योंकि एक प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, लोकल तौर पे ये तैयार होते हैं, इसलिए कन्फर्म नहीं कह सकते कि इसमें आपने kg ही डालनी है या 750 ग्राम 800 ग्राम डालनी है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें फीड करनी है, अपने मौके के मुनासिबत के हिसाब से, जहाँ पैप की जितनी भी लेंथ है और वेपोरेटर है उसके हिसाब से इसमें चार्ज की जाती है। तो दोस्तों अब हम इसमें जो है ना गैस डालनी शुरू कर देंगे R22। तो जैसा कि इन यूनिटों में आपने चाइना की गैस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, इसमें USA रीजनल जेनिट्रॉन आपने गैस डालनी है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी इसमें जो ना चाइना की गैस डालें, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा लोड होता है और इसने बार बार चलना होता है और कम अरसे में इसने अच्छा रिज़ल्ट लाना होता है। इसलिए इस तरह की कभी भी गलती ना करें कि आप गैस दूसरी डाल दें, चाइना की या कोई और। इसके अलावा जो अच्छी गैस है ना वो ही बिल्कुल इसमें आपने फीड करनी है। तो अब हमने इसको चला दिया है, कूलिंग होना शुरू हो गई है। और जैसे कि फाइनल इसका प्रेशर जो आएगा वो 25 से 30 के दरमियान PSI के आ जाता है। रिटर्न आ जाती है, रिटर्न तो शुरू में आ जाती है, लेकिन फाइनल इसकी जो है ना प्रेशर वो इसके दरमियान वेरी करता रहता है। और जो ना ये 1.5 टन का कंप्रेसर है, 1.5 टन का यूनिट है। तो और इसका जो चैम्बर साइज़ है फ्लश का, वो स्लश का, तो वो है 6 इंच के करीब, तो 6 इंच का गिना जाता है। तो इसमें जो है ना आपने इतना प्रेशर गैस का रखना है और फुल लोड पे आप बार बार उसको ड्रेन करके चेक कर लें अच्छे तरीके से। ये अब आप देख सकते हैं कि पूरी तौर पे रिटर्न आना शुरू होगी। दूसरा ये कि जो आप इस रिटर्न सक्शन लाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल यख हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और कंप्रेसर का जो हेड होता है वो भी हल्का हल्का ठंडा रहता है। गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। उससे भी जो है ना गैस का फ़र्क पड़ता है, कूलिंग का फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम इसके जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 से 6 के करीब एम्पेयर हैं, तो ये जाके 9 से ऊपर चले जाएंगे, 9-10 के करीब इसने फाइनल हो जाना है, तैयार हो जाना है। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी गैस और डाल रहे हैं, और जो अभी इतना ज़्यादा क्लियर रिज़ल्ट आपको नहीं नज़र आ रहा, तो राहत है। अभी हम सुबह के टाइम इसको चलाया दोबारा से, तो ये आप देख रहे हैं 9.5 के करीब इसके एम्पेयर हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया आपको, इसमें जो ना स्लश बिल्कुल तैयार होने के करीब आ गया, और आप इसका फाइनल प्रेशर जो है ना 25 से ऊपर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा बहुत वेरिएशन करता रहता है मौसम के हिसाब से या लोड के हिसाब से। जैसे ही आप इसमें गर्म पानी डालेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रिटर्न भी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें चेक करना कौन मशीन या स्लश मशीन है, इसमें गैस का फाइनल तरीके से यही होता है कि कंप्रेसर का हेड नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत गर्म होना चाहिए और हल्का सा ठंडा होना चाहिए। उससे आपको गैस की कंडीशन का पता चल जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आप इसको अच्छी मालूमात मिली, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।